अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर की वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जो उर्दू ग्रामर में रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक उर्दू ग्रामर की मैं आपको तमाम बुनियादी और ज़रूरी चीज़ों के मतलब आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ग्रामर होता है ये क्या होता है। बेसिकली किसी भी ज़बान, खा वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो फ्रेंच हो, वो पर्शियन हो, वो हिंदी हो, कोई भी ज़बान है, उसको बोलने का तरीका, उसके लिखने का तरीका, उसको पढ़ने और समझने के तरीका, इस तमाम तर तरीके को हम क्या नाम देते हैं कि वो ग्रामर होती है। हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर का दूसरा नाम कवायद इंशा परदाजी भी है। तो स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रामर, इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सर्फ और दूसरा होता है नहू। अब सर्फ क्या होता है और नहू क्या होता है, पढ़ते हैं हम उनको। सर्फ, जिसमें लफ्ज़ पर बात की जाए, यानी कि ऐसी ग्रामर जिसमें हम सिर्फ लफ्ज़ पर बात की जाए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाइट बोर्ड मार्कर है, इसको उर्दू ग्रामर में हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं, मारफा कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं कि इस तरह की ग्रामर को हम सर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुज़क्कर, मुअन्नस, इसमें नकरा, इसमें मारफा, किसी भी चीज़ के मतलब जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है, उनको हम क्या नाम देंगे? सर्फ। ऐसे ही सेकंड नंबर पर है नहू। अब नहू क्या होता है? बेसिकली जिसमें जुमलों और अबारतों पर बात की जाए, यानी कि जब भी हम कोई बात करते हैं, लफ्ज़ों का मजमुआ बोलते हैं, उनका जो मुवाजना होता है या उन पर हम बात करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो इल्म नहू है। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं वापस सर्फ की तरफ। अब सर्फ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लफ्ज़। सर्फ में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? लफ्ज़। अब लफ्ज़ क्या होता है? जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है, लफ्ज़ कहलाता है। कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, अलिफ हो सकता है, बे हो सकता है, मार्कर हो सकती है, वाइट बोर्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ है वो लफ्ज़ है जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाइट बोर्ड मार्कर, ये मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर है और ये वाइट बोर्ड है, ऊपर पंखा है, मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ, ये तमाम क्या है? अल्फाज। तो ये क्या हो गए? लफ्ज़। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास लफ्ज़ की इकसाम आ जाती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आती है लफ्ज़ मौजू और दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है लफ्ज़ महमल। अब लफ्ज़ मौजू क्या है और लफ्ज़ महमल क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लफ्ज़ मौजू। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी हो, ऐसा कोई भी लफ्ज़ जिसके कोई मानी हो। मिसाल के तौर पर दरवाज़ा, आदमी, खिड़की, नसीहत। हम किसी को बोलेंगे दरवाज़ा खुला है, उसको समझ आ जाएगी कि दरवाज़ा खुला है। खिड़की के बारे में बात करेंगे, किसी भी ऐसा लफ्ज़ जिससे आगे वाले को बात की समझ आ जाए, वो क्या होता है? लफ्ज़ मौजू। अब लफ्ज़ महमल क्या होता है? लफ्ज़ महमल जिसके मानी ना हो, ऐसा अल्फाज जिसके मानी ना हो। मैंने यहाँ लफ्ज़ बोला दरवाज़ा, यहाँ मैं बवाजा बोल रहा हूँ, तो बवाजा कोई लफ्ज़ है या इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? महमल। यहाँ मैंने आदमी बोला, यहाँ मैं वादमी बोल रहा हूँ, तो वादमी क्या है? ये लफ्ज़ महमल है, इसका कोई मानी नहीं होगा। ऐसे ही सिरकी, यहाँ मैंने खिड़की बोला, यहाँ मैंने सिरकी बोल दिया, तो इन चीज़ों का मतलब नहीं है, मानी नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? ये लफ्ज़ महमल होगी। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज़ महमल जो होती हैं उनकी आगे टाइप्स नहीं होती, उनकी इकसाम नहीं होती, क्योंकि वो बेमानी होते हैं। तो लफ्ज़ महमल की कहानी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है। हमारे पास रह जाता है लफ्ज़ मौजू। लफ्ज़ मौजू, उसकी आगे इकसाम बनती है। मौजू की इकसाम कौन कौन सी है? पहले नंबर पर है कलमा और दूसरे नंबर पर है मुरक्कब। अब कलमा क्या है और मुरक्कब क्या है? वाहिद बा मानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है, यानी कि एक लफ्ज़ जिसका कोई मानी हो वो कलमा होगा। जैसे हमने यहाँ दरवाज़ा पढ़ा था, ये एक ही लफ्ज़ है और इसका मानी भी है, तो ये क्या हमारे लिए होगा? कलमा। आदमी भी हमारे पास क्या हो गया? कलमा। बेंच हमारे पास क्या हो गया? कलमा। चेयर हमारे पास क्या होगी? कलमा, क्योंकि इनके मानी है, इनका मतलब है। सेकंड नंबर पर आ जाता है मरकब या कलाम।
ये क्या होता है? दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। जब भी दो या दो से ज़ायद अल्फाज, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये इनको इकट्ठा किया जाएगा, वो या जुमला बनेगा, उसको हम मुरक्कब का नाम भी दे लेते हैं, कलाम यानी कि बात, कलाम का भी नाम दे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होती हैं मौजू की इकसाम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो हमारा कलमा है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। तो इसकी 3 इकसाम होती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास इसम, दूसरे पर फेल और तीसरे पर हरफ। इसम क्या होता है? किसी भी जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को हम क्या कह देते हैं? इसम। आपने नाउन पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कह देते हैं? वो हमारे लिए इसम होता है। मिसाल के तौर पर लाहौर, ये एक जगह है। पेंसिल, ये एक चीज़ है। कैफियत, नमाज, ये एक कैफियत है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास नाउन्स हो गए, यानी कि इसम हो गए। आगे सेकंड नंबर पर आ जाता है फेल। फेल क्या होता है? किसी भी काम का वक्त की नोयत के हिसाब से होना, ज़माने की नोयत के हिसाब से होना, वो हमारे लिए क्या होता है? फेल। यानी कि अली आया, उसने खाना खाया और वो चला गया। ये उसने 3 काम किए, वो आया, खाना खाया और चला गया। अब उसने ये काम कब किए? माजी में किए। तो माजी क्या होता है? ये ज़माना। ऐसे ही मैं बोलता हूँ अली आएगा, वो खाना खाएगा और चला जाएगा, ये मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ। तो मुस्तकबिल क्या होता है? वो भी ज़माना होता है। तो ऐसा काम जो ज़माने के लिहाज से हो, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे लिए फेल होता है। मिसाल के तौर पर आया, गया, खेला वगैरह, ये ज़माने के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए क्या आ जाती हैं? फेल। आखिर पे आ जाता है हर्फ। अब हर्फ क्या होता है? जो अकेला मानी ना दे, हर्फ कहलाता है। यानी कि एक सिंगल लफ्ज़ हो और उसका कोई मतलब ही ना समझ आए। मिसाल के तौर पर को, मैं किसी को बोलूँ को, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आनी कि ये क्या कह रहा है। ने, ये, वो, ये जब मैं सिंगल्स वर्ड्स उनके सामने बोलूँगा तो उनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, जब तक इनके साथ मैं कोई और वर्ड्स, कोई और अल्फाज का इजाफा ना करूँ। तो जब इन अल्फाज को हम बोलेंगे तो इनका मीनिंग तो होगा नहीं, तो हम इन्हें क्या नाम दे देंगे? हरफ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसम की इकसाम की तरफ। अब इसम की इकसाम 2 तरह की होती है। एक तो उसमें होता है इसमें ज़ात, और दूसरे नंबर पर होता है इसमें सिफ्त। इसमें ज़ात यानी कि पर्सनल, वो क्या होता है? जो किसी वजूद या हकीकत को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये कोई चीज़ है, ये किसी चीज़ का वजूद है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें ज़ात हो जाएगा। आगे मिसाल के तौर पर बाग है, बावर्ची है, अली है, ये सब क्या है? इसमें ज़ात, इनमें एग्जिस्टेंस है, ये किसी वजूद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये इसमें ज़ात। उसके बाद है इसमें सिफ्त। सिफ्त यानी कि किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है, वो कोई शहर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के मतलब ज़ाहरी अच्छाई या बुराई को बयान करे, वो हमारे लिए क्या होता है? इसमें सिफ्त। मिसाल के तौर पर खूबसूरत लड़की, लड़की है, वो खूबसूरत है, तो वो उसकी क्या होगी? वो उसकी सिफ्त होगी। ऐसे है साफ़ गलियाँ। गलियाँ कई तरह की हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, टूटी फूटी हो सकती हैं। तो यहाँ हम बता रहे हैं साफ़ गलियाँ। तो जब हमने बता दिया कि साफ़ गलियाँ, तो ये उस गलियों की क्या होगी? खूबी होगी, उनकी जो सिफ्त होगी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसमें सिफ्त। आगे हम चलते हैं इसम के इस्तेमाल के लिहाज से इकसाम। स्टूडेंट्स, इसम के इस्तेमाल के लिहाज से टोटल 2 मेन टाइप्स हैं। इसमें नकरा, इसमें मार्फा। इसमें नकरा आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कॉमन नाउन, और इसमें मार्फा, प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कह देते हैं? वो इसमें नकरा है। मिसाल के तौर पर स्कूल, कितने ही स्कूल हो सकते हैं दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में या इस एशिया में, तो किसी स्पेसिफिक ख़ास स्कूल का नाम नहीं लिया जा रहा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसमें नकरा। ऐसे सड़क है, किताब है, कितनी सड़कें हैं, कितनी किताबें हैं, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएंगी? इसमें नकरा। सेकंड नंबर पर है इसमें मार्फा। अब इसमें मार्फा क्या होता है? किसी ख़ास
शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कह देते हैं, वो इसमें मार्फा। मैंने यहाँ आपको बताया था स्कूल, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ था, बताया नहीं गया था कि कौन सा स्कूल है। यहाँ मैं बता रहा हूँ शामकीम स्कूल, ये स्पेसिफिक हो गया, ख़ास हो गया, नाम लग गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा। सेकंड नंबर पर है सड़क, यहाँ मैंने बता दिया शाहराह खंजराब, तो ये भी क्या हो जाएगा, ख़ास, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम जब आ जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा। इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें इसम की इकसाम। इसमें जो नकरा है इसकी इकसाम नहीं होती, ये बस वैसे ही ख़त्म हो जाती है इसकी डेफिनेशन पे बात। लेकिन जो इसमें मार्फा है इनकी इकसाम होती हैं। अब कौन कौन सी इकसाम होती हैं? पहले नंबर पर इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, 3 ये। और चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाती है इसमें इल्म। ये 4 इसकी मेन टाइप्स हैं। इसमें ज़मीर क्या होता है? वो नाम जो दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर अली आया, उसने खाना खाया और वो चला गया। अब पहले फिक्र में मैंने बताया अली आया, नाम लिया अली, आगे मैंने क्या बताया, उसने खाना खाया, यहाँ मैंने अली की जगह उसका वर्ड यूज़ किया। फिर आगे मैं बता रहा हूँ वो चला गया, तो यहाँ मैंने उसके बाद वो यूज़ कर दिया, तो अली का नाम नहीं मैंने यूज़ किया। बता मैं अली के बारे में रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने अली का नाम नहीं यूज़ किया गया। तो जहाँ जो नाम ना यूज़ किया जाए और उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो इसमें ज़मीर होते हैं। इंग्लिश में आप प्रो नाउन आपने पढ़ा होगा, वो भी उसी इनको ये कहते हैं कि वो इसमें ज़मीर ही होते हैं। सेकंड नंबर पर है इसमें मौसूल, ऐसा इसम जो किसी कलमे के साथ लगे बगैर मानी ना दे, यानी कि उसके अकेले की कोई हैसियत ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर। मिसाल के तौर पर कुछ जो जिन्हों, अब ये 3 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनकी आपस में या अकेले में कोई हैसियत है? बिल्कुल नहीं है। तो जब हम इनके साथ किसी और वर्ड को यूज़ करेंगे तो ये अपना प्रॉपर मीनिंग देंगे। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी ज़ात में कोई हैसियत ना हो, वो हमारे लिए क्या होते हैं, इसमें मौसूल। थर्ड नंबर पर आ जाता है इसमें इशारा। अब नाम से ज़ाहिर है इसमें इशारा, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो हम इशारा करने के लिए बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाइट बोर्ड मार्कर, वो बैग, ये पंखा, इस तरीके के वर्ड्स जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, इसमें इशारा। ये होगी इसकी 3 टाइप्स। आगे हम इसके 4th यानी कि चौथी किस्म पर जाते हैं, वो है इसमें इल्म। अब वो क्या होता है, जो किसी शख्स के ख़ास नाम को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है नासिर, तो ये मेरा एक ख़ास नाम हो गया। इसके आगे भी इसकी कैटेगरीज बनती हैं। अब इसमें इल्म की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर है ख़ताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़। ये इसमें इल्म की इक़साम है, ठीक है। इसमें इल्म की पहली एक किस्म कौन सी है, वो है ख़ताब। अब ख़ताब क्या होता है? वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। कोई बंदा बड़ा काम कर देता है, उसको हम, जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसकी खिदमात की बदौलत उसे कोई नाम दे देती है, वो क्या होगा, वो उसका खिताब होगा। मिसाल के तौर पर शमसुल उलमा, खान बहादुर, ये इस तरह के नाम जो हुकूमत की तरफ से किसी को मिल जाए, वो क्या होते हैं, वो खिताब होते हैं। उसके बाद लक़ब। अब लक़ब क्या होते हैं? वो नाम जो किसी खूबी की वजह से अवाम की तरफ से दिया जाए, यानी कि कोई ऐसी उसने खिदमत की हो मुल्क की, और उसकी बिना पर पब्लिक अवाम उसे कोई नाम दे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो लक़ब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी, उन्होंने कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की, तो अवाम ने उन्हें नाम दे दिया मादर मिलत, यानी कि इस कौम, इस वतन की जो माँ है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है। ऐसे मोहसिन पाकिस्तान, ये जितने भी नाम हैं, ये अवाम की तरफ से उन हस्तियों को दिए गए जिन्होंने इस मुल्क के लिए कोई ना कोई काम किया। थर्ड नंबर पर आ जाता है तखल्लुस। अब तखल्लुस क्या होता है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शार में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, ये एक शायर हैं और इनकी हमने बड़ी शायरी पढ़ी भी, सुनी भी, लेकिन हम इनको असल नाम से कम जानते हैं और इनका जो तखल्लुस है उस नाम से जानते हैं। इनका तखल्लुस क्या है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का? वो है मिर्ज़ा गालिब, यानी कि
اسداللہ خان وہ اپنا نام نہیں استعمال کرتے، وہ یوز کرتے ہیں مرزا غالب، تو یہ کیا ہو گیا؟ تخلص۔ الطاف حسین حالی ایسے ہی میر تقی ہیں، وہ اپنے نام کے بعد یوز کرتے ہیں میر تقی میر، یہاں جو ورڈ میر ایٹ دی اینڈ یوز ہو رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تخلص۔ ایسے ہی 4 نمبر پر آ جاتی ہے کنیت، وہ نام جو والدین کی نسبت سے پکارا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام ناصر لطیف، میرے فادر کا نام عبداللطیف، تو میں اپنے آپ کو اناؤنس کرتا ہوں کہ ناصر لطیف بن عبداللطیف، تو یہاں جو میں نے ورڈ بن کا یوز کیا اور آگے میں اپنے فادر کا نام لے رہا ہوں، تو وہ کس نسبت سے پکارا جا رہا ہے؟ وہ میرے ماں باپ کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت۔ ایسے ہی ہے عمر بن خطاب، صحابی تھے، ان کا نام عمر تھا اور والد کا نام خطاب تھا، تو آج بھی ہم انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن لطیف، بنت فاطمہ، یعنی کہ پیرنٹس کے نام سے جو نام پکارا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنیت۔ آگے لاسٹ پہ ہے عرف۔ اب عرف کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو بچپن میں کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی کہ ایسا نام جو بچپن میں کسی خوبی یا خامی کی بنا پر کسی کو دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو نظر کم آتا ہے، ہم اس کو اندھا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی ٹانگ فریکچر ہے، وہ چل نہیں سکتا، ہم اس کو لنگڑا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا وہ کسی اور طرح کوئی ڈسیبل ہے تو ہم اس ڈس ایبلٹی کی بنا پر اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں۔ تو ایسے نام جو کسی خوبی یا خامی کی بنا پر دیے جائیں ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہ وہ عرف ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب لاسٹ میں ہمارے پاس رہ جاتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، یعنی کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو وہ 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس اسم جامد، سیکنڈ پر اسم مصدر، تھرڈ پر اسم مشتق۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اسم جامد کے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ورڈ جامد ہے یہ نکلا ہے منجمد سے، یعنی کہ ایسا لفظ، ایسا ورڈ جو کسی سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی آگے بنتے ہوں۔ تو ڈیفینیشن اب اس کی کور کرتے ہیں، ایسا اسم جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی بنے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں جامد۔ مثال کے طور پر اینٹ ہے، یہ کسی چیز سے نہیں بنتی، تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ جامد، اور نہ ہی اس سے آگے کوئی چیز بنتی۔ ایسے چٹان ہے، دولت ہے، یہ نہ کسی سے بنتے ہیں اور نہ ہی ان سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نمبر 2 پر اسم مصدر۔ اب اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ جو خود کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے کوئی اسم اور فاعل بنتے ہوں، یعنی کہ وہ خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر پڑھنا، اس سے لفظ آگے بنتا ہے پڑھنے والا۔ کھیلنا، اس سے لفظ آگے نکلتا ہے کھلاڑی یا کھیلنے والا، تو وہ ہمارے لیے کیا آ جائیں گے؟ اسم مصدر۔ نمبر 3 پر ہے اسم مشتق، جو خود مصدر سے بنا ہو مگر اس سے کچھ نہ بنے، جیسے ہے پڑھنے والا، اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو ایسے ورڈز جو خود کسی سے بنے ہوں لیکن آگے ان سے کوئی ورڈ نہ بنے تو ان کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ اس میں مشتق۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو اور لیکچر میں آپ کو کوئی چیز یا کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن پر آپ کمنٹ کر کے اس پر مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔